स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री स्कूल में। अभी तक हम लोग इंटरमीडिएट के बिलियन चैप्टर पर डिस्कस कर रहे थे। आज हम आपसे एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो लगभग सभी क्लासेस में काम आता है और कुछ लोगों की कमेंट में डिमांड भी थी कि पीरियोडिक टेबल पे कुछ बताया जाए। तो आज हम आपसे पीरियोडिक टेबल पर ही डिस्कस करेंगे, जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सभी जानते हैं कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी और एफ में। तो सबसे पहले उसी के एस ब्लॉक पे आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एस ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले देखिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में ब्लॉक में डिवाइड किया गया आवर्त सारणी को, और आवर्त सारणी में अलग अलग वर्ग भी बनाए गए हैं। तो आवर्त सारणी के वर्ग 1 और वर्ग 2 में जिन तत्वों को रखा गया है, जिन तत्वों को वर्ग 1 और वर्ग 2 में सम्मिलित किया गया है, उन्हें ही एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये एलिमेंट हमने लिखे हुए हैं, ये ग्रुप फर्स्ट के हैं और ये ग्रुप सेकंड के हैं। ये वर्ग 1 के तत्व हैं और ये वर्ग 2 के तत्व लिखे हुए हैं यहाँ पर। इसमें जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, इसका कोई भी स्थान निश्चित नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको कभी कभी हम फर्स्ट ग्रुप में मानते हैं और कभी कभी हम इसको फर्स्ट ग्रुप में नहीं मानते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं कि ये केमिस्ट्री का आवारा तत्व है, इसका कोई स्थान फिक्स नहीं है। इसके अतिरिक्त जो फ्रेंसियम और रेडियम है, ये दोनों रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ये रेडियो एक्टिव दोनों तत्व हैं। इसलिए जब हम एस ब्लॉक के एलिमेंट में इनकी प्रॉपर्टीज की डिस्कस करेंगे तो सिर्फ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम और बेरियम की ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन को यहाँ पे सम्मिलित नहीं करेंगे। फ्रेंसियम और रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, और बाकी जितने भी तत्व हैं वो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में, उन्हें ही प्रॉपर्टीज में ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके एटॉमिक नंबर पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो बात आती है कि हम इन्हें यहाँ पे लर्न कैसे करेंगे, इन्हें हम याद कैसे करेंगे ना। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे याद कर लीजिए इन्हें कि यहाँ पर एक शब्द हो गया यहाँ से हलीना, ये की रब से फरियाद है ना। तो आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, हलीना की रब से फरियाद, और आपको एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप जो है वो लर्न हो जाएगा। याद करेंगे हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, इस तरीके से इसको भी हम लर्न कर सकते हैं, जैसे भीम जी का सर बड़ा, भीम जी का सर बड़ा। ठीक है, भीम जी का सर बड़ा। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके एटॉमिक नंबर हम कैसे लिखेंगे, एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करेंगे, उसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सबके आगे 2, 8, 8, 18, 18 और 32 ये लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे जो भी हमने लिखा हुआ है इसको इसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे इस नंबर को इसके एटॉमिक नंबर में। जैसे यहाँ पर इसका कितना हो गया 3, 8 और 3 कितना हो गया 11 और 18 कितना हो गया 19, यहाँ पे कितना हो जाएगा 37, ये कितना हो जाएगा 55 और ये कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। ठीक है, ये इनके एटॉमिक नंबर निकल के आ गए।
इसी तरीके से अगर हमें बेरिलियम का एटॉमिक नंबर चाहिए तो लिथियम के बाद आता तो इसका 4 होगा और इसका 12 हो जाएगा, 19 के बाद इसका 20 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, तो इसका 38 हो जाएगा, इसका 56 हो जाएगा और इसका 88 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये इनके एटॉमिक नंबर हो गए। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इनकी प्रॉपर्टीज पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो देखिए जो एस ब्लॉक में जो पहले ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NS1 टाइप का होता है, और जो सेकेंड ग्रुप के होते हैं उनका NH2 टाइप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे सेकेंड ग्रुप का तो वो NH2 टाइप का होगा, और अगर फर्स्ट ग्रुप का करेंगे तो वो NS1 टाइप का होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। लेकिन उससे पहले आप एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं इनको जो है क्षार धातुएं कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्षार धातुएं कहा जाता है, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल के नाम से इनको जाना जाता है। और जो सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक के जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं उन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है, मतलब क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें क्षारीय मृदा धातु के नाम से जाना जाता है। देखिए, इन्हें क्षार धातुएं कहते हैं, इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इसके भी एक रीजन है, इन्हें क्षार धातुएं कहते हैं क्योंकि इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। मतलब जो एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और जो सेकेंड ग्रुप के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, इनको क्षार धातु कहते हैं और इन्हें क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर इनके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर इनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो जैसे लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 इसका है, तो 1s2 2s1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इसका आवर्त संख्या कितना है, 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर बता दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s1 टाइप का, इसका 3s1 टाइप का होगा, ये 4s1, ये 5s1 और ये 6s1 टाइप का होगा। ठीक है, इसी तरीके से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो ये 2s2 टाइप का होगा, ये 3s2 और ये 4s2, ये 5s2 और ये 6s2 टाइप का होगा। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट सेल का जो होगा, क्योंकि अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम इनका करते हैं तो इनके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन s में जाता है और इनके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन s में जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट को पहचानना हो तो इस तरीके से भी जान सकते हैं, एस ब्लॉक को हम एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जाने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कोष के एस उपकोष में जाता है, उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जो क्षार धातुएं होती हैं उनके वाह्यतम एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उनके वाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसे नोट कीजिए। तो देखिए अलग अलग जो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होते हैं, 2s1 और 3s1, 4s1, 5s1 और 6s1। और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनके 2s2, 3s2, 4s2, 5s2 और 6s2 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन एक हाई स्कूल स्टैंडर्ड में पूछा जाता है कि एक एलिमेंट दिया होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके या हमको बताना होता है, उसका परमाणु क्रमांक दिया होता है, एटॉमिक नंबर, और हमसे क्वेश्चन कहता है कि बताइए आवर्त सारणी के किस वर्ग और किस आवर्त में है ना। देखिए यहाँ पर हमने इनके परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं, एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, तो
तो हम चाहते हैं कि ये भी चीज आपको एस ब्लॉक की हम अलग बता दें कि कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा एलिमेंट आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में और किस आवर्त में है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट हमारा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे जानते हैं कि लिथियम जो है वो हमारा फर्स्ट ग्रुप का है और सेकेंड आवर्त में है, फर्स्ट ग्रुप में और सेकेंड आवर्त में है ना। अब देखिए हमें ये चीज ना पता होती तो हम इसको कैसे निकालते। सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, तो हमने देखा यहाँ पर 1s2 2s2 टाइप का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ ना। देखिए लास्ट सेल में आपको जितने भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आप बताओगे इसका ग्रुप नंबर यही है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसका पीरियड नंबर मतलब आवर्त नंबर अगर आपसे पूछेगा, इसकी आवर्त संख्या पूछेगा कि इसकी आवर्त संख्या क्या होती है, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जा रहा होगा आप कहोगे कि यही इसकी क्या है पीरियड नंबर है, आवर्त संख्या है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसका वो किस सेल में जा रहा है सेकंड में, तो आवर्त संख्या कितनी होगी सेकंड। ठीक है, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए कि अगर किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उसका उसके वाह्यतर कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे हम बताएंगे कि ये उस ब्लॉक का एलिमेंट है। सिर्फ इस ब्लॉक के लिए भी हम बात कर रहे हैं, और उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस सेल में जाएगा हम बताएंगे कि ये उसका आवर्त संख्या या उसकी पीरियड संख्या है। ठीक है, एक यहाँ पे एग्जांपल हम और आपको बता दे रहे हैं। जैसे हम ले लेते हैं मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम 12 है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम किस ग्रुप का है सेकंड ग्रुप का है ना। तो इसका देखिए इसका ग्रुप सेकंड है। अभी सपोज कीजिए कि मुझे नहीं पता है मैग्नीशियम का ग्रुप सेकंड, मुझे पता नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में है और इसका आवर्त क्या है 3 है। ठीक है, आवर्त संख्या इसकी 3 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। यहाँ पे देख लेते हैं हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं तक। तो देखिए इसका जो देखिए हमने कहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे लास्ट सेल में वही उसकी क्या होगी ग्रुप नंबर होगा। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए 2, तो ग्रुप नंबर कितना हो गया 2। और पीरियड नंबर पता करने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाएगा किस सेल में गया है थर्ड में, तो इसकी क्या हो जाएगी ये इसकी आवर्त संख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखिए पहला पॉइंट जो पहली प्रॉपर्टी मैंने एस ब्लॉक की फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में जो आपसे डिस्कस की मैंने वो थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक मैंने स्टार्ट किया। एस ब्लॉक बता दिया कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 और वर्ग 2 में पाए जाने वाले तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जो पहले वर्ग के तत्व हैं उन्हें क्षार धातुएं कहते हैं और जो सेकंड वर्ग के तत्व हैं उन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया मैंने। अब चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से हम ग्रुप 1 के एलिमेंट लिखते हैं और 2 के लिखते हैं। इसमें ठीक है इन एलिमेंट को लिखते हैं। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे वो होगा इसका परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। ठीक है, देखिए अगर हम परमाणु आकार की बात करें तो हम जानते हैं कि किसी भी मतलब आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर मतलब जब हम अप टू डाउन चलते हैं, अप टू डाउन चलते हैं किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर जो परमाणु का आकार है वो इंक्रीज होता है, परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा आकार लिथियम का होगा, फिर सोडियम का होगा, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर इसके बाद सीजियम का होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा आकार होगा बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रोनियम का, फिर बेरियम का। ठीक है,
इनका परमाणु आकार इस तरीके से, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो परमाणु आकार जो है वो इंक्रीज होगा, परमाणु आकार बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों की आपस में कंपेयर करें, मतलब एल्कली मेटल की और एल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर हम कंपेयर करें कि इन दोनों में किसका परमाणु आकार ज्यादा होता है, तो जो एल्कली मेटल है उनका परमाणु आकार ज्यादा होता है। मतलब एल्कली मेटल का परमाणु आकार जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल के परमाणु आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, देखिए जो एल्कली अर्थ मेटल होते, जो एल्कली मेटल होते हैं, नोबेल गैसेस को छोड़कर एल्कली मेटल की अपने आवर्त में सबसे ज्यादा इसका आकार होता है। मतलब नोबेल गैसेस को छोड़कर जो एल्कली मेटल हैं इनका अपने आवर्त में आकार सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिकतम आकार होता है। ठीक है, तो अगर देखिए हम यहाँ पर कंपेयर करें कि लिथियम और बेरिलियम में किसका आकार बड़ा होगा, तो लिथियम का आकार जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम सोडियम या मैग्नीशियम में अगर कंपेयर करें तो सोडियम का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब एल्कली मेटल का आकार जो है वो सिर्फ नोबेल गैसेस को छोड़ के क्या होता है, अपने ही आवर्त में सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि जैसे फर्स्ट आवर्त है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। ठीक है, जो नोबेल गैसेस होती हैं, नोबेल गैसेस का जो आकार होता है वो फर्स्ट आवर्त में एल्कली मेटल से ज्यादा होता है, सेकंड में भी ज्यादा होता है, थर्ड में भी ज्यादा होता है, लेकिन जब हम फोर्थ आवर्त में पहुंचते हैं तो एल्कली मेटल जो है वो नोबेल गैसेस को भी पीछे छोड़ देती हैं और वहां पर फोर्थ आवर्त में एल्कली मेटल का जो आकार है वो नोबेल गैसेस से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे परमाणु आकार के एस ब्लॉक एलिमेंट की। तो मैंने बताया कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो आकार होते हैं कैसे होते हैं, अप टू डाउन जाते हैं तो आकार बढ़ता है। अगर दोनों की कंपेयर करते हैं तो एल्कली मेटल्स की ज्यादा होती है। नोबेल गैसेस का जो आकार होता है वो सबसे अधिक होता है, सबसे बड़ा होता है। और जो एल्कली अर्थ मेटल होते हैं जब वो फोर्थ आवर्त में हम पहुंचते हैं तो नोबेल गैसेस से भी इनका आकार बड़ा होने लगता है। तो परमाणु आकार समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, देखिए अब आयनन ऊर्जा की बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो देखिए फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर हम अप टू डाउन जाते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, चाहे फर्स्ट ग्रुप में हो चाहे सेकंड ग्रुप में हो, दोनों में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर हम अप टू डाउन जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जो आयनन ऊर्जा है उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों की हम कंपेयर करें, मतलब क्षार धातुओं की और क्षारीय मृदा धातुओं की, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर दोनों की हम बात करें, ठीक है, मतलब एल्कली मेटल की और एल्कलाइन अर्थ मेटल की अगर हम बात करें और इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें दोनों की, तो जो एल्कलाइन मेटल की होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब अगर हम एल्कली मेटल क्षार धातुओं और एल्कलाइन अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातुओं की कंपेयर करें तो जो प्रथम आयनन ऊर्जा का मान होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो एल्कलाइन मेटल्स की क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम एल्कली मेटल की और एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, तो जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है
सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वो एल्कली मेटल की क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल ये लेते हैं। देखिए अगर फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर अगर अप टू डाउन जाएंगे तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। मतलब अगर हमें लिथियम और पोटेशियम में पूछ ले कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो किसकी होगी, लिथियम की। लिथियम कहाँ है, ऊपर है, और पोटेशियम कहाँ है, नीचे है, तो इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, सॉरी इंक्रीज होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, पोटेशियम की, बढ़ जाएगी। ठीक है, अप टू डाउन क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर हम एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करेंगे तो प्रथम आयन ऊर्जा का मान जो है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल का होगा, और जो द्वितीय आयन ऊर्जा का मान है वो एल्कली मेटल का क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए इसको रटना नहीं है, सीधे से समझना है, सिंपल सी बात है। हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल। जैसे एल्कली मेटल का एग्जाम्पल लेते हैं हम सोडियम, तो लास्ट सेल में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3s1 होगा। ठीक है सॉरी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर मैग्नीशियम ले लें, इसका लास्ट सेल का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2s2 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ सोडियम में लेकर लिथियम में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा, 2s1 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो जब निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, Li प्लस बन जाएगा। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Mg प्लस बन जाएगा, K प्लस बन जाएगा। यहाँ से अगर K लेते तो K प्लस बनता, अगर यहाँ पे Ca लेते तो Ca प्लस बनता। ठीक है, तो देखिए जब ये प्लस बन जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या हो जाएगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका था 1s2 और 2s1। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका डोनेट हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, तो इसका क्या बचेगा, 1s2 बचेगा। ठीक है, और मैग्नीशियम का जो है वो 12 था, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो इसके लास्ट सेल में बचेगा एक इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट सेल में, यहां से इसको हम ऐसे कर देते हैं, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटल डोनेट हो चुके हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, नोबेल गैस के जैसा हो जाएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबेल गैस के जैसा हो गया, और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन फिर से डोनेट करने की कंडीशन में आ गया है। ठीक है, इसीलिए जो सेकंड आयन ऊर्जा का मान होता है वो एल्कली मेटल में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखिए एक और इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम सोडियम और यहाँ पे पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 और इसका हम ले लेते हैं मैग्नीशियम 12। ठीक है, इसका लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3s1 होगा और ये 3s2 होगा। ठीक है, जब 3s1 से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये Na प्लस हो जाएगा, और जब मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3s2 से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये जो है Mg प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लास्ट सेल में जो है 3s1 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, और इसके लास्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो 1s2 और 2s2 2p6 बचेगा। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 बचेगा। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट करने की कंडीशन में आ जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो जाता है। लीस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जो प्रत्येक तत्व प्राप्त करना चाहता है, प्रत्येक एलिमेंट प्राप्त करना चाहता है, नोबेल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो प्राप्त हो जाता है यहाँ पर। इसीलिए जो है जो सेकेंड आयन ऊर्जा होती है वो एल्कली मेटल की क्या होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा होती है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि अभी जो मैंने एटॉमिक साइज बताया, मुझे ध्यान आया, जो एटॉमिक साइज मैंने बताया वो अप टू डाउन क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब अगर हम एटॉमिक साइज की बात करेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम
रुबिडियम और सीजियम ये इंक्रीज होगी। ये सिंबल, ये साइन मैंने उल्टा बना दिया था, वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनियम और बेरियम में साइज क्या होगी, जब मैंने बताया इंक्रीज होगी तो साइन इधर का लगेगा, मैंने इधर का लगा दिया, वो एक बार देख लीजिएगा आपको, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको आयनन ऊर्जा, देख लीजिए। देखिए अब इसके अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 3 प्रॉपर्टी मैंने बता दी अभी तक, आपको समझ में आ गया होगा आपको। अब चौथी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं हम, मेटॉलिक नेचर। इसका हम बताएंगे धात्विक प्रकृति। देखिए धात्विक प्रकृति या धात्विक गुण भी इसको आप कह सकते हैं ना। देखिए धात्विक प्रकृति, जो धात्विक प्रकृति होती है वो 1/2 आयनन ऊर्जा होती है, ठीक है। जो धात्विक प्रकृति होती है वो आयनन ऊर्जा की व्युत्क्रम होती है। मतलब अगर आयनन ऊर्जा कम है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, अगर किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है तो उसकी आयनन ऊर्जा कम होगी, ठीक है। मतलब आयनन ऊर्जा, अब जब आयनन ऊर्जा कम होगी तो धात्विक प्रकृति क्या होगी, ज्यादा होगी, और धात्विक प्रकृति अगर ज्यादा होगी तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। और आयनन ऊर्जा कैसे पता करेंगे कि कम है कि ज्यादा है, कोई परमाणु अगर अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो उसकी आयनन ऊर्जा कम होगी, अगर इलेक्ट्रॉन कम त्याग कर रहा है तो आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। अगर आयनन ऊर्जा ज्यादा है तो धात्विक प्रकृति कम होगी, और अगर आयनन ऊर्जा कम है तो धात्विक प्रकृति ज्यादा होगी, ठीक है। अगर हम एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल की कंपेयर करें तो जो एल्कली अर्थ मेटल हैं इनकी जो है धात्विक प्रकृति क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। देखिए इसको एक बार आप लोग, तो देखिए मैं अभी आपसे एस ब्लॉक पे डिस्कस कर रहा था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एस ब्लॉक पे उसकी कुछ आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई है, उस पर डिस्कस किया है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, कल जब हम फिर आपसे मिलेंगे तो इसी के आगे हम आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।